साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे जो आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ मेंस हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, उस पर महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट अलग अलग करके रखे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा कि भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फजिल्का, पंजाब में। यानी भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, ठीक है, ये हो जाएगा फजिल्का, पंजाब में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही सीधे इसी फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है और ये नरेंद्र मोदी उत्तर होगा। ठीक है, आइए इसमें नोट में देखते हैं क्या है। नोट में दिया है कि जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर ये उपाधि नरेंद्र मोदी को दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, इसके नोट में देखेंगे। इस डायलॉग के तहत इंडिया ने यानी अर्थात भारत ने 5000 किलोमीटर लंबे 9 गम्य जलमार्गों को व्यावसायिक बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, कितने किलोमीटर? 5000 किलोमीटर, ये याद रखना है। और दूसरा, जो भारत की सागरमाला पहल है, उसका लक्ष्य ये है 2029 तक 10 लाख क्रूज यात्रियों को आकर्षित करना है। कब तक? 2029 तक। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि पूछ लेता है कि सागरमाला पहल के तहत भारत कब तक 10 लाख क्रूज यात्रियों को आकर्षित करने का लक्ष्य लेके चल रहा है। तो दे देगा ये वर्ष दे देगा, आपको याद रहना चाहिए कि 2029 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा के एक्सपीडिशन 75 यानी 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी यात्री कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिल मेनन। ठीक है, नासा जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल मेनन। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछ भी सकता है। अभी देखिए वो पेंटियम चिप वाला आया था ना, वो समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न पूछा हुआ है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने अपने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान ने। और उस उपग्रह का क्या नाम था? GoSat GW। ठीक है, ये याद रखना है कि कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है कि हाल ही में जापान ने अपना जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह लॉन्च किया, उस उपग्रह का क्या नाम है? तो उस उपग्रह का नाम ये है GoSat GW। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका ये उद्देश्य है कि यह उपग्रह ग्रीन हाउस गैसों और समुद्री तापमान की निगरानी करेगा। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। इस समय आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से कौन से किस टॉपिक के कौन से कोने से प्रश्न बना दे, क्योंकि उसे अब बच्चों को परीक्षा नहीं लेनी है, उसे केवल उसको एलिमिनेट करना है, छांटना है। तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न बना देता है कि बच्चे का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और वो फंस जाए। ठीक है, ये देखिए जापान की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसे जाक्सा कहते हैं।
इसका फुल जोक्सा मत अर्थात जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। H2A रॉकेट ये है, गोसैट, इसको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इसमें पूछा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के संदर्भ में भारत का स्थान है। तो ये हो जाएगा भारत का स्थान तीसरा है। और भारत में स्टार्टअपों की संख्या कितनी है? 64 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान अमेरिका का है जहाँ पे 758 यूनिकॉर्न है। ठीक, दूसरा स्थान चीन का है जहाँ पे यूनिकॉर्नों की संख्या 343 है। ये तीनों आपको याद रखना है कि पूछ लेगा कि कभी कभी कि विश्व में पहला स्थान किसका है, तो ये अमेरिका याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि शुरू के 3 देशों का नाम बता दो, तो अमेरिका, चाइना, भारत याद रखना है। और कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है कि हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में इसमें यूनिकॉर्नों की संख्या यहाँ पे 64 भी दे सकता है और अलग भी दे सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो आपको याद रखना होगा कि हाँ तीसरे पे है लेकिन 64 है, ये भी 64 भी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह सारी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते पूछा हुआ है ये प्रश्न है, RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण कितना था? यानी भारत का जो बाह्य ऋण है यानी अन्य देशों से जो ऋण है वो कितना है, यानी भारत के ऊपर कर्जा के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 736.3 अरब डॉलर। ठीक है, याद रखना। हाँ, और नोट में इसमें देखते हैं मार्च 2024 के मुकाबले इसमें 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, यानी एक साल में भारत के बाह्य ऋण में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, और अभी वाली इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछ लिया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। ठीक है, तो वो शायद 640 ऐसे कुछ 640 कुछ अरब डॉलर था। याद होगा आपको ये प्रश्न पूछा। तो ऐसे प्रश्न डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं और ये दे देगा कि 10% की वृद्धि हुई या 5% की वृद्धि हुई। तो ये दोनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को शामिल किया गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो, वरना टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बहुत ही चर्चित है, आप लोग को पता ही है। तो ये हो जाएगा बानू मुश्ताक को। ठीक है, बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे इसमें देखते हैं नोट्स में क्या है। ये बानू मुश्ताक को उनकी जो लघु कथा संकलन है हार्ट लैम्प, यानी इसको पूछ सकते जो पुस्तक है उनकी हार्ट लैम्प के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। और इसमें इस लघु कथा संकलन में क्या है हार्ट लैम्प में, इसमें पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने वाली कहानियाँ शामिल है। ठीक है, और इसमें टोटल 12 कहानियाँ हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये 12 कहानियाँ 1990 से 2023 के बीच की है। ठीक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए पहली कन्नड़ भाषा की कृति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये पूछ लेता है कि बानू मुश्ताक जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित है उनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद ये देख पा रहे हैं आप, अनुवाद दीपा भास्थी ने किया। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये याद रखना है, ये हार्ट लैम्प याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में हुई है। ठीक है, अगर पूछता नहीं लेकिन रख लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसके हर एग्ज़ाम जो आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आने के चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ये देखिए ये वाला अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा कुमारी।
इसको शामिल करने का बहुत देखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन इसको शामिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय मूल, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी बात, पहली अमेरिकी। अब आयोग जो है पुराने लीक से हटकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहा है जो हम लोग को तो प्रथम दृष्टया लगेगा कि यार ये तो देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी पुराने अठारह पे हैं। लेकिन वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें लगता है कि यार इसको काश ध्यान से देख लिए होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा राजा कुमारी। नोट में देखते हैं, राजा कुमारी को फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये फेवरेट साउंड ट्रैक में, ठीक है, याद रखना है। दूसरा देखना है, उन्हें यह जीत आर्कन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 के गाने रेनेगेड के लिए दिया गया, ठीक है। ये भी पूछ सकता है और रेनेगेड को आपको याद रखना है, ठीक है। ये इस टॉपिक से इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप याद रख लेंगे तो अगर ये कभी पूछेगा तो इसमें आपका सही हो जाएगा, रेनेगेड याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न ये रहा, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की, ठीक है। तो ये कार्यक्रम है फुटबॉल फॉर स्कूल, F4S, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें नोट में क्या है। नोट में क्या है, देश भर के स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, ठीक है। अगला है, यह कार्यक्रम दुनिया भर के 129 देशों के स्कूलों में चलाया जा रहा है, ठीक है। कितने? 129 से अधिक देशों के स्कूलों में, और भारत में 10 लाख फुटबॉल वितरित करने की बात की गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, इसको शामिल करने का रीज़न ये है कि ये जो फुटबॉल फॉर स्कूल है ना, ये फीफा के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, फीफा द्वारा, ठीक है। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न ये है, आप किसको देख पा रहे हैं, किस पूर्व क्रिकेटर ने द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन को क्या कहा जाता था प्यार से? गब्बर, याद है आप लोग को, ठीक है, गब्बर कहा जाता था। इसमें आगे देख लेंगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि इस नोट में दिया हुआ है कि इस पुस्तक में शिखर धवन ने अपने क्रिकेट कैरियर के उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत संघर्षों और जीवन से जुड़े अनुभवों को विस्तार से बताया है, ठीक है। और अगला इसमें है कि इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, ठीक है। यानी कहाँ पे भारत में गंगा नदी की डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में, ठीक। नोट में देखते हैं, ये गंगा नदी डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी, ये हो गया। अगला देखते हैं, वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये पूछ लेता है भाई, 2009 याद रखना आप लोग, ठीक है। और गंगा नदी डॉल्फिन की आधिकारिक खोज जो हुई थी वो 1801 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये 2009 याद कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। ये अगला प्रश्न, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? क्या है क्वांटम, सॉरी देखते हैं अगला, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखते हैं। ये है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर लॉन्च की जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। नोट में देखेंगे, इसे कब लॉन्च किया गया, इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च की जाएगी बात की जाए ना, तो ये कब पूछा जाएगा कब लॉन्च की जाएगी, तो ये जनवरी 2026 में लॉन्च की जाएगी। तो इसमें दो चीज़ याद रखना, ये कहाँ से लॉन्च की जाएगी, अमरावती आंध्र प्रदेश से, और कब लॉन्च की जाएगी, जनवरी 2026 से, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश आपके बने हैं
भूषण रामकृष्ण गवई को। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, संजीव खन्ना, उनका स्थान लिया है। ठीक है, और ये भूषण अगर मान लिया कहीं कभी दे दिया जाए BR गवई, तो इन्हें BR गवई भी कहा जाता था। ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई को तो BR गवई भी कहा जाता था, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 124। ठीक है, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये 26 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ अगर इससे याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है क्या है? ये रहा, दिया हुआ है, नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में। दूसरा सब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये 34वां संस्करण था नाटो का। ठीक है, पूछ लेता है। और आगे इसमें देखते हैं नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक, शुरुआत में कहाँ पे गठन किया गया था? वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, जो इसका गठन किया गया था वाशिंगटन DC अमेरिका में, और इसमें शुरू में केवल 12 सदस्य देश थे। ठीक है, जो इसका गठन किया गया था। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, इस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये इम्पोर्टेंट है, 32 सदस्य देश है। ठीक है, इसका 31वां सदस्य देश कौन बना? आपका फिनलैंड बना। अभी हाल ही में 32वां सदस्य देश कौन बना नाटो का? स्वीडन। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न में ये फैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 34वां शिखर सम्मेलन था, द हेग में हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है, 32 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, अगर देख लेंगे तो क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहाँ है? ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, विश्व का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक कहाँ खोला गया? AI डॉक्टर। ठीक है, तो ये खोला गया रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, इसको खोलने में चीन ने मदद की है। ठीक है, इसके नोट में देखते हैं कि चीन की कंपनी सिनई AI ने सऊदी अरब के अल मूसा हेल्थ ग्रुप के साथ सहयोग किया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। पहले ये पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है। आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला है। ठीक है, अल मूसा हेल्थ ग्रुप है वहाँ का। और इसके डॉक्टर जो AI डॉक्टर है, शायद उसका नाम डॉक्टर हुआ है या हुआ करके है कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट, हाँ, ये रहा अगला प्रश्न। किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की या शुरू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान ने। ठीक है, पूछा जा सकता है, विश्व की पहली है इसलिए पूछा जा सकता है। भाई अब आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कौन सा प्रश्न बना ले। ठीक है, तो इसलिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, एक मिनट, हाँ, ये रहा अगला प्रश्न। पूछा हुआ कि उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो इसका शुभंकर था मौली। अब इसमें आगे याद रखने वाली बात क्या थी कि जो ये उत्तराखंड अभी उत्तराखंड में एक मिनट, अभी उत्तराखंड में जो ये राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए वो कौन से नंबर के थे? 38वां था। ठीक है, ठीक है, नोट में देखते हैं ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ उत्तराखंड में, उसमें शीर्ष स्थान पे कौन था? सेना का था, शीर्ष स्थान सेना का था। ठीक है, और सेना ने 68 गोल्ड, 26 रजत, 27 कांस्य पदक सहित कुल कितना जीता? 121 पदक जीता। ठीक है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान था। ठीक है, और अगले वर्ष 2026 में 39वां जो राष्ट्रीय खेल जो होगा
वो 2026 में मेघालय में होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, मेघालय। ठीक है, तो ये 38वां था, सेना शीर्ष पर था, उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर था, कुल 121 पदक है, 39वां 2026 में मेघालय में होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे एक प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पे, ये दूसरे फॉर्मेट में है। ये दिया हुआ है कि ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने शामिल कर लिया इसको, आप लोग देख लें। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है पायल कपाड़िया, ऑप्शन बी है कमला देवी अरविंदन, ऑप्शन डी सी है डंगेटी जानवी, ऑप्शन डी है अनुराधा ठाकुर। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप एक बार भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ये जो डंगेटी जानवी हैं वो रही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसको। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला डांगेटी जानवी बनी। ठीक है, डांगेटी जानवी बनी। डांगेटी आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी, एक मिनट, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पालकोल्लू की रहने वाली है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कहाँ के रहने वाली, तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी की। जानवी को नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है। ये भी पूछ लेता है कहाँ पे भेजा जाएगा, टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्टेशन पे। ठीक है, इसके लिए पहला मिशन कब भेजा जाएगा? 2027 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब भेजा जाएगा? 2027 में। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। ठीक, ओके, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।